नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की, बिहार में महागठबंधन की बैठक की, देखेंगे मोदी के बिहार दौरे से पहले क्यों बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं नीतीश कुमार, लोको पायलटों को लेकर राहुल ने क्यों सरकार के फैसले पर उठाए सवाल, जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उपराष्ट्रपति की सख्त टिप्पणी की, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ईडी दफ्तर में तीसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा से हुई पूछताछ। वाड्रा ने पूछताछ को बताया राजनीतिक दुर्भावना, सरकार पर लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में लागू हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राज्य में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का छापा, संजय सिंह ने बोला हमला, कहा बीजेपी ने फिर शुरू कर दिया ईडी सीबीआई का गंदा खेल। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1508 अंकों की बढ़त के साथ 78,553 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 414 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 23,851 पर बंद हुआ निफ्टी। अब ये तो थी सुर्खियां, बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी करने की तैयारी में था, लेकिन सरकार का पक्ष रख रहे एसजी तुषार मेहता की डिमांड पर उसे एक दिन के लिए टाल दिया। लेकिन आज कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में वक्फ बोर्ड में नए नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, साथ ही सरकार की कार्रवाई पर ही रोक लगाई है। तो क्या फैसला दिया कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से तीखे सवाल भी किए। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के सामने जब एसजी तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का वक्त मांगा तो कोर्ट ने वक्त तो दे दिया, लेकिन ये आदेश भी जारी कर दिया कि एक हफ्ते में वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए, उसको डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। एक हफ्ते के लिए यही हालात रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को भी इसका पालन करना होगा। कोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह में जवाब देने का समय दिया और सरकार के जवाब के बाद कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वालों को 5 दिन का समय दिया है। कोर्ट अब इस मामले में 5 मई को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि जहां तक रिट याचिकाओं की बात है तो 5 पर ही सुनवाई होगी। 100-120 याचिकाओं को सुनना मुमकिन नहीं है। सीजेआई ने कहा कि मैं चाहता हूं कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ 5 याचिकाएं ही हों, सबको सुनना संभव नहीं है। आप एक दिन में फैसला लेकर बताएं। 5 के अलावा बाकी याचिकाओं को आवेदन माना जाएगा या निस्तारित माना जाएगा। याचिकाओं की आगे की लिस्टिंग में किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया है कि सरकार की तरफ से वक्फ की संपत्तियों पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं होगा और ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के जिन प्रावधानों पर फैसले तक रोक लगाई है और जिन प्रावधानों का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, कोर्ट अपने फैसले में भी रोक लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के तीखे तेवरों से साफ है कि सरकार वक्फ कानून पर बुरी तरह से फंस गई है, तो बिहार चुनाव से पहले भी वो बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। महागठबंधन तेजी से मजबूत हो रहा है। गठबंधन दल के नेताओं की पटना में एक बैठक हुई और इस बैठक से पहले ही महागठबंधन में एक और दल शामिल हो गया। तो क्या रहा बैठक में, देखिए रिपोर्ट। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पटना में महागठबंधन की बैठक हुई। बिहार महागठबंधन में शामिल घटक दलों की ये पहली बैठक थी। इसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले के अलावा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी शामिल हुई है। बैठक में आरजेडी की तरफ से 3 प्रतिनिधि, कांग्रेस की तरफ से 4, माले की तरफ से 1, सीपीआई और सीपीआई-एम से 1-1 और वीआईपी की तरफ से 1 प्रतिनिधि बैठक में शामिल है। महागठबंधन की महाबैठक जारी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। अभी तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है। सभी घटक दलों के बीच एकजुटता के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। सभी दलों के जिला अध्यक्षों की पटना में बड़ी बैठक होगी। सभी जिला अध्यक्षों के बाद प्रखंड और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। जिला अध्यक्षों की बैठक को सभी दलों के 3 बड़े नेता संबोधित करेंगे। जल्द बैठक की तारीख की घोषणा होगी। इसके अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, मेरा आग्रह है कि इस बैठक में ये जरूर निर्णय हो कि जिस पार्टी की विचारधारा जिस इलाके में है वहाँ वही लड़े। सीमांचल कोसी में कांग्रेस का ही अधिक सीटों पर लड़ने का अधिकार बनता है। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने, घटक दलों की एकजुटता मजबूत करने को लेकर सहमति बनाई गई। इस बैठक में सीट शेयरिंग जैसे किसी मुद्दे पर फिलहाल ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। इसके लिए एक और बैठक की जाएगी, लेकिन इस बैठक ने बता दिया है कि महागठबंधन मजबूती से चुनावी मैदान में उतर रहा है, जिसे देखकर बीजेपी खेमे में बेचैनी है
और पार्टी नेताओं की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। महागठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है, सभी दलों के बीच चर्चा चल रही है तो एनडीए में बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार के तो पलटी मारने की खबरें एक बार फिर से आने लगी हैं और जैसे ही ये खबरें आना शुरू हुई, बीजेपी नेता नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए। तो आखिर क्यों नीतीश दिख रहे हैं बीजेपी से नाराज और क्या होगा एनडीए में इसका असर, देखिए रिपोर्ट। बिहार एनडीए में टूट की खबरें लगातार आ रही हैं। सीएम फेस को लेकर एनडीए के अंदर टकराव चल रहा है। जेडीयू की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए सीएम फेस घोषित करे, लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से अभी तक हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में 24 अप्रैल को पीएम मोदी के मधुबनी दौरे पर भी संकट दिखने लगे हैं। जेडीयू की तरफ से पीएम के दौरे से दूरी बनाए जाने की खबरें आने लगी हैं। इसके बाद बीजेपी नेता नीतीश से मिलने पहुंच गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के संगठन महामंत्री भिखू भाई भी सीएम आवास पर पहुंचे। बाद में बीजेपी कोटे के मंत्री भी नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए। चर्चा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं और वो पाला बदलने के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। नीतीश की नाराजगी की खबरें अब बीजेपी हाईकमान तक भी पहुंच गई हैं, जिसके बाद पार्टी अब नीतीश को मनाने में जुटी हुई है, लेकिन सीएम पद को लेकर फंसा पेच अभी तक सुलझा नहीं है। इस बीच बीजेपी की चिंता को चिराग पासवान ने भी बढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने सीएम उम्मीदवारी को लेकर नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया है। चिराग के नीतीश के साथ आने के बाद अब बीजेपी पूरी तरह से अलग थलग पड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी इस मामले में बीजेपी के साथ नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में अगर नीतीश के सीएम पद की डिमांड बीजेपी नहीं मानेगी तो नीतीश कुमार पीएम मोदी के कार्यक्रम का बहिष्कार भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए टूट जाएगा। नीतीश को मनाने की कोशिश हो रही है और सफाई ये दी जा रही है कि विकास योजनाओं को लेकर नीतीश कुमार के साथ चर्चा की गई है। बीजेपी मुश्किल में घिरी हुई है और उसे दूसरों की मुश्किलों की चिंता भी नहीं दिख रही है। रेलवे के लोको पायलटों ने कुछ देर का ब्रेक मांगा था, उनकी मांग खारिज कर दी गई और अब इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए रिपोर्ट। हाल ही में भारतीय रेलवे ने लोको पायलट्स की ड्यूटी के दौरान खाने और टॉयलेट के लिए ब्रेक की लंबे समय से चली आ रही मांग को ठुकरा दिया था। रेलवे बोर्ड ने दलील दी थी कि ब्रेक की वजह से ट्रेनों का संचालन बाधित हो सकता है। रेलवे के इस फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नाराजगी जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पिछले साल जब मैं रेलवे के लोको पायलट से मिला तो उनकी स्थिति जानकर गहरी चिंता हुई थी। 14-14 घंटे की शिफ्ट, लगातार रात की ड्यूटी, न पर्याप्त आराम, न खाने का ब्रेक और न शौचालय की सुविधा। हादसों के बाद रेलवे मानवीय चूक कहकर पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कर्मचारियों से कैसे अमानवीय तरीके से काम लिया जाता है। उनकी बुनियादी मांगें थी, काम के घंटे तय हों और बेहतर माहौल मिले, लेकिन सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए कमेटी बना दी, समाधान की कोई मंशा नहीं थी। अब खाना और टॉयलेट ब्रेक जैसी मांगे भी ये कहकर ठुकरा दी गई हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है। राहुल ने आगे लिखा कि ये न सिर्फ लोको पायलट्स के साथ अन्याय है, बल्कि उन करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है जो ट्रेनों से सफर करते हैं। ये न्याय की लड़ाई है और हम इसमें लोको पायलट्स के साथ हैं। जब तक सरकार बहरी बनी रहेगी, हम आवाज उठाते रहेंगे। लोको पायलट के ब्रेक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो विधानसभा से पास विधेयकों को लेकर दिया था, वो भी तूल पकड़ रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी के नेता तो पहले से ही चिंता में दिख रहे थे और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस पर अपनी चिंता जताई है। तो क्या कहा है धनखड़ ने, देखिए रिपोर्ट में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों पर मंजूरी देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की थी। कोर्ट ने राज्यपालों को 1 महीने तो वहीं राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर विधेयकों पर फैसला लेने की बात कही थी, जिसे लेकर अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे हालात नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। दरअसल अनुच्छेद 142 भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिस पर अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की तरफ से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। और अब इस मामले पर जगदीप धनखड़ का ये बयान सामने आया है। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर सवाल उठा दिए।
खड़गे ने मनरेगा मजदूरों के हक की आवाज को उठाया और उनकी न्यूनतम मजदूरी के साथ दूसरी जरूरतों को भी पूरा करने की डिमांड सरकार से की है। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखेंगे रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा मजदूरों की तमाम मांगों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार को जन विरोधी बताते हुए मजदूरों की मजदूरी न बढ़ाए जाने पर उन्होंने सरकार पर हमला बोला। एक्स पर एक पोस्ट के जरिए खड़गे ने मनरेगा मजदूरों के तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि जन विरोधी मोदी सरकार ने मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ये मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों पर कुल्हाड़ी चलाना है। हाल ही में संयुक्त संसदीय समिति ने मनरेगा श्रमिकों की रोजाना मजदूरी को 400 रुपए करने की सिफारिश की थी। 2023 में बनी अमरजीत सिन्हा की हाई लेवल कमेटी ने भी मजदूरी बढ़ाने और मनरेगा का बजट बढ़ाने का सुझाव दिया था, पर गरीब विरोधी मोदी सरकार एक के बाद एक मनरेगा मजदूरों पर जुल्म ढाने पर उतारू है। करीब 7 करोड़ पंजीकृत वर्करों को मनरेगा से आधार बेस्ड पेमेंट की शर्त लगा बाहर करना हो या फिर 10 सालों में मनरेगा बजट का पूरे बजट के हिस्से में सबसे कम आवंटन करना हो। खड़गे ने आगे लिखा कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर लगातार चोट करने का काम किया है। मनरेगा हमारे देश के सबसे गरीब परिवारों के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया गया रोजगार की गारंटी का अधिकार है। हम अपनी 2 मांगों पर अडिग हैं। मनरेगा श्रमिकों के लिए रोजाना 400 रुपए की न्यूनतम मजदूरी तय की जाए और साल में कम से कम उन्हें 150 दिन काम मिल सके। और बुलेटिन के आखिर में पश्चिम बंगाल के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत की बात। पश्चिम बंगाल में इस वक्त शिक्षक भर्ती घोटाला मामला गरमाया हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने शिक्षकों को थोड़ी राहत दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार को आदेश जारी किया है। तो क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आदेश जारी कर 26,000 बर्खास्त शिक्षकों को राहत दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई है वो नई चयन प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं, बशर्ते उनका नाम 2016 के घोटाले मामले में नहीं आया हो। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई कोर्ट के फैसले से बाधित हो। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी SSC को 31 मई तक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। 31 दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। बंगाल सरकार और SSC को 31 मई तक भर्ती का विज्ञापन जारी कर उसका पूरा शेड्यूल कोर्ट को सौंपना होगा। कोर्ट ने ये साफ किया कि अगर तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कोर्ट उचित कार्रवाई और जुर्माना लगाएगा। दरअसल एकेडमिक सेशन जारी रहने के आधार पर शिक्षकों को कुछ समय तक नौकरी पर बने रहने की छूट दी गई है। हालांकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों को राहत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि इनमें से ज्यादातर कर्मचारियों पर आरोप सिद्ध हुए हैं। आपको बता दें कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के तहत हुई भर्ती के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 25,000 से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ था। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में माना है कि 2016 में हुई पूरी नियुक्ति प्रक्रिया जोड़ तोड़ और धोखे से भरी थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।